हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संबीत एंड वेलकम टू माई क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का ये 4th क्लास होने वाला है एंड इस क्लास में हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। देखो, प्रीवियस क्लास में हम मेल्टिंग के बारे में बात कर चुके हैं, ओके। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम बॉइलिंग एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसके साथ हीट कर्व के बारे में बात करेंगे, ओके। मतलब टेम्परेचर जैसे हम देंगे तो मैटर का जो स्टेट चेंज होता है तो वो कैसे ग्राफ बनेगा उसके बारे में आज डिटेल में हम बात करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सपोज यू आर गिवन 0 डिग्री आइस एंड 0 डिग्री वाटर। लास्ट क्लास हम ये बात कर चुके हैं कि वाटर सेम टेम्परेचर में दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में ही वो आइस भी होगा, 0 डिग्री सेल्सियस में वो वाटर भी होगा, ओके। नाउ क्वेश्चन इज दैट अगर ये दोनों 0 डिग्री सेल्सियस आइस और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, ये दोनों में से किसका कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा? द थिंग इज दैट किसका कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, कौन ज्यादा ठंडा होगा, ओके। इफ विल टॉस बोथ द कंटेनर जिसमें आइस और वाटर रखा गया है, देन कौन ज्यादा आपको ठंडा लगेगा, ओके। देखो, आपको जो आइस है वो ज्यादा ठंडा लगेगा, जबकि वाटर टेम्परेचर सेम है, ओके, नो डाउट। इट इज 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, इट इज 0 डिग्री सेल्सियस आइस, दोनों का टेम्परेचर सेम है, बट वाटर जो है आपको कम ठंडा लगेगा, उसका कूलिंग इफेक्ट जब कम होगा, जबकि आइस का कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, ओके। ये इसलिए होता है क्योंकि लास्ट क्लास हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। जब आइस वाटर होता है, एट दैट टाइम एट द स्टेज ऑफ मेल्टिंग इट एब्जॉर्ब सम हीट, मतलब ये हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सराउंडिंग। यहाँ पर देखो, इस सराउंडिंग से कुछ हीट एब्जॉर्ब किया, तब जाके आइस से वाटर बना है, और कितना हीट एब्जॉर्ब किया है, दैट इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कंसेप्ट आप नहीं समझो, वो जो पिछला वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले वो देख लो, अदरवाइज ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, ओके। ये वाटर जब बना, देन आइस इज ऑलरेडी एब्जॉर्ब सम हीट which is equal to the latent heat of fusion। मतलब सब ऑब्जेक्ट को, कोई भी मैटर को जब मेल्ट करने के लिए, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट जितना हीट वो एब्जॉर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, okay। So here the answer is 0 degree ice is more effective in cooling because in 0 degree water it has already absorbed some heat, जो मैं अभी बताया, it has already absorbed some heat in the form of latent heat of fusion। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना था इसका, दैट इज 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। मतलब अगर हम आइस का और वाटर का दोनों का हीट कंपेयर करें, देन वाटर के अंदर दिस मच अमाउंट ऑफ 3.35 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। दैट्स वाई कूलिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें तो आइस का ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर हीट एनर्जी कम है, जो कि एक्सेस है आपका 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके। चलो आगे देखते हैं। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो था चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं, मतलब इफ आई से दैट चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, तो क्या करना होगा, मतलब इससे पहले हम आइस को वाटर में कन्वर्ट किए थे, अगर मुझे वाटर को आइस में कन्वर्ट करना होगा, देन व्हाट आई हैव टू डू, लिसन। फ्रिज में बस सिंपल चीज है, आप फ्रिज ओपन करो, वाटर को डाल दो फ्रिज के अंदर, बस कुछ टाइम के बाद बन जाएगा सॉलिड, है ना। जो कुछ भी चीज जैसे हम फ्रिज के अंदर रखते हैं उसको हम जनरली क्या कहते हैं, फ्रीजिंग, इज इट। कुछ भी चीज जैसे आप फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए रखते हो उसको कहा जाता है फ्रीजिंग। एंड दिस सेम टर्म इज यूज्ड फॉर द स्टेट चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड। मतलब केमिस्ट्री में वो सेम टर्म को यूज किया जाता है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। तो थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द process freezing this one, okay। It is the process of conversion of liquid to solid by lowering the temperature. This is called freezing, or another term is also used, that is called solidification, okay। जो टर्म आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, that same term is used here, that is freezing or solidification। It is the conversion of liquid to solid, okay। एंड द टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में ये होगा, मतलब जिस टेम्परेचर में लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर। सो फ्रीजिंग इज द प्रोसेस एंड द टेम्परेचर एट व्हिच दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ सपोज वी हैव टू लिक्विड्स, वन इज पूरा प्योर वाटर, अनदर इज सॉल्ट वाटर। मतलब सेम वाटर हम लिए, एक में बस सॉल्ट ऐड कर दिया।
ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट दोनों को अगर हम कंडेंस करेंगे, दोनों को सॉरी नॉट कंडेंस, दोनों को अगर हम फ्रीज करेंगे तो क्या दोनों सेम टेम्परेचर में फ्रीज होगा? देखो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर जो है वो आइस बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस में आइस वाटर होता है, दैट इज द इंटरमीडिएट, वो एक ऐसा पॉइंट होता है, वही होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, दैट सेम इज द फ्रीजिंग पॉइंट। तो 0 डिग्री सेल्सियस में प्योर वाटर जो है वो आइस बन जाता है, लेकिन क्या वही 0 डिग्री सेल्सियस में सॉल्ट वाटर भी फ्रीज होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो प्योर लिक्विड का, मतलब जो सब्सटेंस में कुछ मिक्स नहीं हुआ है उसका फिक्स होता है। देखो मेल्टिंग के बारे में वही सेम चीज में बताया था, है ना। मेल्टिंग जो है वो प्योर सब्सटेंस का फिक्स होता है जिसमें कुछ मिक्सअप नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखो प्योर वाटर का फिक्स है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जैसे ही हम वाटर में सॉल्ट ऐड करते हैं, नाउ द फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। बाय एडिंग इम्प्योरिटीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो कितना डिक्रीज होगा ये फिक्स नहीं है कि मैं इतना सॉल्ट, वो डिपेंड करता है कि आप कितना इम्प्योरिटी ऐड करते हो एंड कौन किस टाइप का इम्प्योरिटी आप ऐड करते हो। सॉल्ट अगर आप ऐड कर रहे हो तो अलग होगा, इफ यू ऐड शुगर देन अलग होगा। तो फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल मतलब दे रहा हूँ ताकि थोड़ा आइडिया हो। सपोज मैं बनाऊंगा 30% सॉल्ट सोल्यूशन, 30% सॉल्ट सोल्यूशन मीन्स 30 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 100 ml ऑफ वाटर। तो इसको फ्रीज होने के लिए लगभग जो टेम्परेचर होगा दैट इज -18 डिग्री सेल्सियस। अब आप देख सकते हो प्योर वाटर हो रहा था आपका 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन पे, जबकि जब मैं सॉल्ट वाटर बना दिया वो भी 30% सॉल्ट वाटर, देन द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज एंड दैट इज -18 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है दैट बाय एडिंग इम्प्योरिटी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। जो लिक्विड जो था 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस होता था, आफ्टर एडिंग सॉल्ट वो 0 डिग्री पे नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ना इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी होता है। हाँ, ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर है वो जैसे डिक्रीज हो जाता है बाय एडिंग इम्प्योरिटी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मतलब एप्लीकेशन होता है, आप देखे होंगे जो पोलर रीजन में जहाँ पर स्नोफॉल होता है, ओके, तो वहाँ पर जो रॉड है वो ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ स्नो। तो वहाँ पर ये जो रॉड को क्लीन करने के लिए जनरली सॉल्ट को स्प्रिंकल किया जाता है ताकि जो आइस था वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, और जो रॉड था वो इजी होता है क्लीन करने के लिए। सो दिस concept is used in the practical way to clean the rod in the snow area जहाँ पर snowfall होता है। ओके, अब आगे देखते हैं। देखो ये वाला पार्ट में वहां से मतलब सेकेंड वीडियो का पार्ट से ये वाला आया है, तो पहले मैं बोलूँ कि ये वाला आप वहां पर थोड़ा देख लो, ठीक है। वो वीडियो काफी लंबा हो गया इसलिए ये वाला पार्ट को मुझे रखना पड़ा। अब मैं यहाँ पर ये डिस्कस करूंगा। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा प्रीवियस बात में बता देता हूँ। जो मेल्ट करे थे हम कॉपर सल्फेट को, ठीक है, कॉपर सल्फेट का मेल्टिंग पॉइंट था 110 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो 110 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से पहले टेम्परेचर अच्छा खासा राइज हो रहा था। जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गया देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये सर ना 7-10 बजे मतलब 7:10 को आपका मेल्ट स्टार्ट हुआ था और 7:15 तक, जब तक ये सारा का सारा कॉपर सल्फेट मेल्ट नहीं हुआ तब तक देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये सेम चीज को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे होगा। सो हम ग्राफ में एक साइड में एक्स एक्सिस हम लेते हैं टाइम, वाई में हम लेते हैं टेम्परेचर। तो जैसे ही टेम्परेचर को टाइम के साथ हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में तो कुछ कैसा होगा आपको ग्राफ हम देखते हैं। देखो टाइम जो है हम स्टार्ट किए थे कितना बजे ना 7 बजे। ये अगर आपको पिछले वीडियो आप देखे होंगे तो ये एक्टिविटी जो था मैं स्टार्ट किया था 7, ओके। तो 7 बजे स्टार्ट हुआ था। सो आई एम टेकिंग द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर टाइम एक्सिस इज 7, ओके। एंड टेम्परेचर था वो रूम टेम्परेचर था, तो आई एम टेकिंग द स्टार्टिंग टेम्परेचर दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, ओके। और जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा वैसे ही टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ। कब तक? 7:10 तक। अब देखो जैसे ही टाइम इंक्रीज हुआ वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ, ओके। सो द स्लोप इज, द ग्राफ इज नाउ इंक्लाइंड, ओके, इट्स पासिंग स्ट्रेट। नाउ ये जो टेम्परेचर राइज हुआ आपका 7:10 तक राइज हुआ और जब तक टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके बाद 7:15 तक टेम्परेचर राइज नहीं हुआ।
ओके ये 715 तक टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, इट रिमेन्स एट दैट सेम मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ क्या होगा ना, इट इज नाउ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस बिकॉज देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द दैट्स व्हाई द ग्राफ इज नाउ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर ये टेम्परेचर राइज होता देन ग्राफ ऐसे इंक्रीज होता। ठीक है, ये नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नाउ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्लियर? नाउ अगर हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लेते हैं ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाएं ग्राफ को। देखो ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। नाउ ए टू बी में मैटर का स्टेट क्या होगा? मैटर का जो स्टेट था वो था आपका सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड जो कॉपर सल्फेट लिए थे जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब 7 am से लेके 710 तक कुछ चेंज नहीं हुआ था। चेंजेस स्टार्ट हुआ 710 के बाद। सो ए टू बी, ए पॉइंट में भी उसका स्टेट होगा सॉलिड, बी में भी उसका स्टेट होगा सॉलिड। और ए टू बी अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्टेट ऑफ द मैटर इन बिटवीन ए टू बी, तो वो भी होगा सॉलिड ना। जैसे हम बी पॉइंट क्रॉस करते हैं, यहाँ से देखो मेल्ट स्टार्ट होता है ना, जैसे बी से हम आगे बढ़ेंगे मेल्टिंग स्टार्ट होता है। तो अगर बी से आगे हम जाएंगे कोई भी फेज में, देखो ये जो ग्रीन लाइन है, आप कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर बीच में एक पॉइंट लिया हो सी, आप कहीं पर भी पॉइंट ले लो, उसका जो स्टेट आएगा होगा बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, बिकॉज दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर इन व्हिच द मैटर एग्जिस्ट इन बोथ स्टेट, बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, नाउ जैसे ही डी पॉइंट पहुंच जाएगा, इसके बाद सारा का सारा जो सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका था, एंड इन दिस स्टेट द स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड। ओके, तो ये था आपका हीट कर्व। और जैसे हम पीछे आएंगे फ्रीजिंग होगा। ओके, मतलब जैसे टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर से फ्रीज होगा ना। और हाँ, टेम्परेचर वही सेम होगा, मतलब हीट आप कम करोगे बट टेम्परेचर जो वो जब तक ये सॉलिड नहीं हुआ तब तक वही सेम ही दिखाएगा, बिकॉज दैट इज द टेम्परेचर यहाँ पर मेल्ट होता है और जो टेम्परेचर में फ्रीज भी होता है। ओके, सो देयर इज नो फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। नाउ आगे देखते हैं, हम सॉलिड से लिक्विड अभी तक पढ़ चुके हैं। ओके, लिक्विड से सॉलिड भी पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे लिक्विड टू गैस। ओके, और गैस टू लिक्विड, ये दो कंसेप्ट, इसको क्या कहते हैं, कैसे होता है। तो पहले हम देखते हैं द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, मतलब ये वाला पेज पहले देखेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद फिर गैस टू लिक्विड कैसे होगा वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, लिक्विड टू गैस। नाउ सपोज आई हैव टेकन लिक्विड, मान लो वाटर। ओके, एंड बॉइलिंग हम स्टार्ट किए। देखो जैसे ही हम टेम्परेचर देंगे उसको, तो क्या होगा ना, टेम्परेचर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। देखो सेम कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था सॉलिड के केस में। ओके, तो इसको मैं भी थोड़ा फास्ट बताऊंगा। जैसे ही सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, जो जो चेंज हुआ उसके पार्टिकल के बीच में, यहाँ पर भी सेम चेंजेस होगा। ओके, तो इसमें यहाँ वहाँ पर मैं पूरा डिटेल में बात किया था, दैट्स व्हाई यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट इसको बोल दूंगा। सो टेम्परेचर जैसे राइज होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, किसका ना, लिक्विड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। अच्छा, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो उनका वाइब्रेशन भी ज्यादा होगा, मतलब पार्टिकल जो थोड़ा साइलेंट है, ऐसे नहीं कि लिक्विड में पार्टिकल मूव नहीं करते, मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे टेम्परेचर राइज होगा उनके बीच में वाइब्रेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और जैसे ज्यादा वाइब्रेशन होगा देन उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल ब्रेक। क्लियर, मतलब लिक्विड पार्टिकल के बीच में जो थोड़ा सा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ऐसा नहीं कि सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, गैस में सबसे कम होता है, लेकिन लिक्विड में कुछ होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होता। तो जितना भी होता है वो भी ब्रेक हो जाता है बाय सप्लाइंग टेम्परेचर। और जैसे ही इनके बीच में इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही ब्रेक हुआ तो उनके बीच में स्पेस आ जाएगा। ओके, नाउ दे आर फ्री टू मूव, तो इनके बीच में इनका जो पार्टिकल का मोशन जो था वो ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही पार्टिकल फ्री टू मूव, मतलब एक दूसरे से अलग होके मूव होने के लिए फ्री हो जाएंगे, तब ये जो लिक्विड था वो कन्वर्ट हो जाता है आपका गैस में। समझ में आया? फिर से रिपीट कर देता हूँ, टेम्परेचर राइज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी राइज हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो वाइब्रेशन होता है, पार्टिकल इंक्रीज होगा, और ज्यादा वाइब्रेट होंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ तो नाउ दे आर फ्री टू मूव, और जैसे ये फ्री टू मूव हो गए तो बन गया गैस। ओके, नाउ दिस प्रोसेस, ये जो लिक्विड से लेके गैस तक चेंज होने का प्रोसेस, इस प्रोसेस को कहा जाता है आपका बॉइलिंग। Okay, so the process of change of state from liquid to gas, this is called boiling. Clear? And the temperature at which this takes place, the boiling takes place, is called the boiling point. Simple. जैसे हम वहाँ पर पढ़ रहे थे melting point, वैसे ही है boiling and boiling point. Now,
The boiling point it shows it is directly proportional to the interparticle force of attraction. मैं समझाता हूँ कैसे. देखो, here I am giving you the boiling point of some common liquids जैसे एसीटोन. एसीटोन तो आपको पता होगा, जो गर्ल्स होते हैं उनका नेल रिमूवर के लिए, नेल पॉलिश रिमूवर के लिए इसको यूज किया जाता है एसीटोन. क्लोरोफॉर्म मूवी में सुनी होगी आप, किसी को भी क्लोरोफॉर्म आप इनहेल करवा दो तो वो सेंसलेस हो जाता है ना. मिथाइल अल्कोहल, जनरल जो हम अल्कोहल यूज करते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका 65 डिग्री सेल्सियस. पेट्रोल जो व्हीकल में यूज होता है दैट इज 95 डिग्री सेल्सियस. वाटर का होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस. इसके आगे अगर हम चले तो ग्लिसरीन, ओके, इसका होता है 215 डिग्री सेल्सियस. मस्टर्ड ऑयल जो यूज होता है खाना बनाने के लिए दैट इज 250 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही ज्यादा होता है, जो मैटर था उसका पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा वो इंडिकेट करता है. फॉर एग्जांपल देखो, एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस है. इसका मतलब एसीटोन के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा हीट दिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गया एंड द एसीटोन पार्टिकल आर फ्री टू मूव. ठीक है, और अगर उसी को हम कंपेयर करेंगे नाम विथ मस्टर्ड ऑयल को आपको 250 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देना होगा, हीट देना होगा, सो दैट उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा. ओके, तो जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा था. दैट्स व्हाई टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी हैव टू सप्लाई मोर हीट. ठीक है, नाउ ये जो जितना भी देखो अब मैं पर्पल कलर में लिखा हूँ लिक्विड, इन सबको कहा जाता है वोलेटाइल लिक्विड. क्यों? क्योंकि ये आप नॉर्मली जो आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर में ये इवापोरेट होने लगते हैं. आप एसीटोन हाथ में रख दो, धीरे धीरे इवापोरेट हो जाएगा. अल्कोहल, पेट्रोल, क्लोरोफॉर्म, ये सब इवापोरेट होता है. वाटर जो है आप बोलेंगे सर वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस में होता है. देखो, इवापोरेशन के बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में, लेकिन आप जैसे ही कपड़ा सुखाते हो बाहर, है ना, धूप में सुखाते हैं या फिर रूम के अंदर सुखाते हैं, तो वहां पर तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होता, फिर भी वाटर इवापोरेट होता है. तो इसलिए वाटर कैन बी कंसिडर एज ए वोलेटाइल सब्सटेंस. तो वोलेटाइल सब्सटेंस उसको कहा जाएगा व्हिच जस्ट अ मिनट. सो वोलेटाइल सब्सटेंस उसको कहा जाएगा व्हिच इवापोरेट एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर. दिस इज द डेफिनेशन फॉर वोलेटाइल सब्सटेंस. ओके, देखो इवापोरेशन के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, बस अभी आप ये जान लो दी सब्सटेंसेस जो इजीली इवापोरेट होते हैं उनको कहा जाता है वोलेटाइल सब्सटेंस. जैसे जो व्हाइट में लिखा हुआ है देखो, ग्लिसरीन और मस्टर्ड ऑयल, ये नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, ये जनरली इजीली इवापोरेट नहीं होते. नाउ इफ आई कंपेयर द वाटर विथ एसीटोन, तो कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा? डेफिनेटली एसीटोन ज्यादा होगा. इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम किसी को वोलेटाइल कहते हैं मतलब वो स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं होता. तो जनरली ये कंपैरिजन होता है एक सॉल्वेंट का दूसरे सॉल्वेंट के साथ कि ये ज्यादा वोलेटाइल है वो कम वोलेटाइल है. ठीक है, तो दैट इज नॉट ए फिक्स टेम्परेचर कि हाँ अगर इतना से ज्यादा एक्सीड होगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो उसको हम कहेंगे वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, ऐसा कुछ नहीं होता. जनरली क्या होता है ना, जो नॉर्मल टेम्परेचर में इवापोरेट हो जाते हैं उसको ही कहा जाता है वोलेटाइल. एंड इफ यू कंपेयर यहाँ पर एसीटोन और वाटर के बीच में, वाटर इज ए वोलेटाइल बट एज कंपेयर टू एसीटोन इट इज लेस वोलेटाइल. ओके, नाउ आगे देखते हैं जो बॉइलिंग एक्चुअली कैसे होता है, कैसे टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होता है, तो कैसे चेंजेस होता है. सपोज मान लो मैं एक लिक्विड लिया, ओके, वाटर, और थर्मोमीटर पुट करते हैं. जैसे ही थर्मोमीटर में डालूंगा तो ये मुझे रूम टेम्परेचर ही शो करेगा, दैट इज सपोज मान लो 27 डिग्री सेल्सियस. नाउ यहाँ पर मैं हीट देना स्टार्ट किया और टाइम में नोट कर लिया कितना ना, 7 AM में, सुबह 7 बजे मैं हीट देना स्टार्ट किया. ठीक है, तो जैसे ही धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा, सपोज कुछ टाइम के बाद में देखा 7:05 को टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस. देखो 5 मिनट के अंदर कितना राइज हुआ ना, 27 से 40, अबाउट 13 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ. ठीक है, जैसे ही मैं और थोड़ा टाइम के बाद देखा, मतलब 7:09 को, ये 4 मिनट के अंदर आपका हो गया 80 डिग्री सेल्सियस, मतलब अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया. थोड़ा डिफरेंस समझो, पहले 5 मिनट में ओनली 13 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ, जबकि नेक्स्ट 4 मिनट में ये अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ. एक्चुअली ऐसे ही होता है. दिस इज एक्टिविटी दैट विल डू इन योर लैब. जब ये आपका क्लास में करवाया जाएगा तब आप इसको ऑब्जर्व करना अच्छे से. जैसे ही टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है उसका रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है. पहले 1 मिनट में मान लो 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो रहा था, लास्ट के 1 मिनट में ये बहुत ज्यादा, मतलब 5 to 6 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाता है. ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर मतलब सर जैसे ही टाइम ड्यूरेशन जो जैसे आगे जाएगा तो राइज ऑफ टेम्परेचर उसका रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है. तो देखो
7 बजे मेरा टेम्परेचर मैं नोट कर लिया 27 डिग्री सेल्सियस था। अब 7-9 को मैं देख लिया 80 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मुझे पता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे अभी इसको केयरफुली देखना था, और मैं देखा 7-10 को ये 100 डिग्री सेल्सियस हो गया एंड वाटर दैट स्टार्ट टू बॉयल, मतलब वहां से वेपर आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये दोनों स्टेट को कंपेयर करो जस्ट बिफोर द बॉइलिंग एंड एट द टाइम ऑफ बॉइलिंग। देखो 1 मिनट के अंदर आपका टेम्परेचर क्या हो गया था ना, 20 डिग्री अबाउट राइज हो गया था, है ना, विद इन 1 मिनट। ठीक है, अच्छा उसके बाद जैसे बॉइलिंग स्टार्ट हुआ, उसके बाद मैं देखा 7-11 को क्या हुआ, ये टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, वही 100 है। अब 7-12 1 मिनट के बाद देखा फिर से 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वही जब मैं और थोड़ा देर बाद देखा 7-15 को, मतलब आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक है, तो अब देखो टेम्परेचर फिर भी वही 100 डिग्री सेल्सियस ही है, बट यहाँ पर वाटर का लेवल थोड़ा मार्क हो गया। स्टार्टिंग में जब बॉइलिंग हुआ, तब जब बॉइलिंग स्टार्ट हुआ, देन एट दैट टाइम वाटर का लेवल जो था वो इतना था। ठीक है, जैसे ही 5 मिनट के बाद टेम्परेचर वही है 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन वाटर लेवल में देखो आप, ये लेवल जो था इतना ज्यादा, अब ये वाटर का लेवल जो है वो कम हो चुका है। ठीक है, मतलब ये 5 मिनट्स के अंदर 7-10 से लेकर 7-15 तक देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द थर्मोमीटर। देखो मेरा बर्नर चल रहा है, ठीक है ना, हीट इसके अंदर जा रहा है, बट दैट हीट इज नॉट इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ठीक है, देखो लिक्विड से गैस हो रहा है बट टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, तो ये फेनोमेनन को कहा जाता है लैटेंट हीट। मैं पहले ही बताया था, जो सॉलिड के केस में हीट जाके अंदर छुप जाता है, लैटेंट का मतलब होता है हिडन, लेकिन एक्चुअली तो छुपता नहीं है, कहाँ जाता है हम आगे बात करेंगे। तो ये होता है एट द टाइम ऑफ वेपोराइजेशन, तो इसकी दैट्स व्हाई दिस लैटेंट हीट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पहले जो था लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग के टाइम पे वो होता था, नाउ इट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब लिक्विड जो है वो वेपोराइज होता है, एट दैट टाइम जितना भी अमाउंट ऑफ हीट, अब देखो ये 5 मिनट के अंदर जो हीट गया उसके अंदर छुप गया जाके, थर्मोमीटर में तो सॉल्व नहीं हुआ, दैट्स व्हाई दिस हीट इज कॉल्ड द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड। क्या देखना, 1 kg हम स्टैंडर्ड इसलिए लिए क्योंकि देखो यहाँ पर बीकर में इतना वाटर लिया था, ठीक है ना, दिस मच वाटर, अगर इतना वाटर को मुझे कन्वर्ट करना होगा डायरेक्टली टू वेपर, तो कम हीट एब्जॉर्ब होगा। अगर मैं बीकर को ऐसा फुल कर लेता तो ज़्यादा होता, तो इसलिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इसको लिया जाता है 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। दिस टू टर्म्स आर इम्पोर्टेंट, वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होना चाहिए एंड बॉइलिंग पॉइंट पे ये जो कन्वर्शन होगा, उस टाइम जितना भी आपका हीट एब्जॉर्ब होता है, that amount of heat is called latent heat of vaporization and that heat will not show you in the thermometer। ठीक है, अच्छा तो ये हीट एनर्जी कहाँ जाता है, सेम क्वेश्चन जैसे हम पहले डिस्कस किए थे, कहाँ जाता है हीट एनर्जी, दैट हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड में देखो एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस, दोनों के बीच में, दोनों का पार्टिकल के बीच में लिक्विड का पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, उसको अगर हम ब्रेक नहीं करेंगे तब तक वो फ्री होकर मूव नहीं कर पाएंगे, तब तक गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। सो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज यूज्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड सो दैट इट विल कन्वर्टेड टू गैस एंड इट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। देखो जब तक काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है तब तक जो टेम्परेचर हम नोट कर सकते हैं थर्मोमीटर में, लेकिन 7-10 के बाद बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट होने के बाद ये फर्दर आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होता, दैट्स व्हाई द टेम्परेचर विल नॉट ऑब्जर्व इन द थर्मोमीटर। यू कैन सी दैट द कन्वर्शन ऑफ लिक्विड टू गैस, ओके, इट मींस द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन is used to break the force of attraction in the liquid particles। अगर मैं वाटर की बात करूं तो उसका latent heat of vaporization कुल 22.59 into 10⁵ जूल पर kg होता है। मतलब ये अगर मैं 1 kg लिक्विड लेता और 1 kg लिक्विड को मैं पूरा 1 kg वाटर को पूरा लिक्विड से वेपर करने के लिए मुझे 22.59 into 10⁵ जूल हीट चाहिए एट द 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री से पहले जो हीट गया हुआ दैट इज सेपरेट, 100 डिग्री होने के बाद वो पूरा का पूरा वेपर होने के लिए 22.59 into 10⁵ जूल हीट मुझे चाहिए एंड दैट हीट इज कॉल्ड द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नाउ
आगे देखते हैं, मान लो मैं ये वेपर जो यहाँ से फॉर्म हो रहा था उसका टेम्परेचर में मेजर करने के लिए स्टार्ट किया। तो उसका टेम्परेचर में देखा, थर्मोमीटर लगाया था। थर्मोमीटर तो जनरली आपका रूम टेम्परेचर ही शो करता है। तो जैसे ही मैं ये वेपर के कॉन्टैक्ट में लाया, सो थर्मोमीटर दिखाया कितना, वही सेम 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बात समझो, लिक्विड जो बीकर में था उसका भी है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, और वेपर उसका भी है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब at 100 degree Celsius the water exists in both form, one is liquid and another one is vapor. ओके, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस में मैं बोलूंगा कि लिक्विड और वेपर में से किसका हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, कौन ज्यादा हीट होगा। ठीक है, देखो अबाउट अमंग 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एंड 100 डिग्री सेल्सियस वेपर, ये दोनों में से कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा हीटिंग में। तो क्या होगा आंसर, देखो ये जो वेपर है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और जो वाटर है वो लेस इफेक्टिव होगा। क्यों, सेम कंसेप्ट जैसे मैं लिक्विड अभी बताया आपका, सॉलिड से लिक्विड में 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर, उस टाइम क्या हो रहा था ना, 0 डिग्री आइस का कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा था, है ना। तो यहाँ पर आपका 100 डिग्री जो वेपर है उसका हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि इट हैज एब्जॉर्ब्ड द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, जो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपका कितना था वाटर का ना, 22.59 इंटू 10⁵। अगर हम यहाँ पर 100 डिग्री वाटर जो था, यहाँ पर 100 डिग्री वाटर, इसका टेम्परेचर और मतलब इसका हीट और 100 डिग्री आपका वेपर का हीट दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो ये वेपर के अंदर 22.59 इंटू 10⁵ जूल हीट इसके अंदर ज़्यादा है। दैट्स वाई ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा हीटिंग में। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ये नोट करना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। ओके, क्योंकि इसका रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में आता है। सो 100 डिग्री वेपर इज मोर इफेक्टिव इन हीटिंग, वेपर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा हीटिंग में, बिकॉज इट हैज एब्जॉर्ब्ड द एक्स्ट्रा हीट इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो एक्स्ट्रा हीट कितना है, 22.59 इंटू 10⁵ जूल। मतलब वेपर में ज़्यादा हीट है और वाटर में लेस हीट है। ठीक है, यहाँ पर लेस है, सो इसलिए इसका हीटिंग इफेक्ट कम होगा, किसका, वाटर का, और वेपर का आपका ज़्यादा होगा। नाउ आगे देखते हैं कि प्योर वाटर जो था उसका हमको पता चला कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर हम वही वाटर में कुछ सॉल्ट ऐड करेंगे, क्या इसका भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। देखो फ्रीजिंग के टाइम हम देखे थे, जैसे हम इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, मतलब सॉल्ट ऐड करते हैं या फिर कुछ भी चीज़ ऐड करते हैं, तो वहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है, मतलब दैट इज कॉल्ड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा ना, टेम्परेचर जो था बॉइलिंग पॉइंट वो राइज हो जाएगा, इंक्रीज होगा। मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कितना हो जाएगा, ठीक है, बट इट विल बी मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब सॉल्ट वाटर का अगर हम बॉयल करना चाहेंगे तो ये मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ये डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ हम सॉल्ट लिए हैं या फिर और कुछ इम्प्योरिटी लिए हैं, तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मोस्टली जो इम्प्योरिटीज होता है दे इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। मोस्टली, ऐसा नहीं कि सारा इम्प्योरिटी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं, देयर आर सर्टेन इम्प्योरिटी जो कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज भी करते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। बट मोस्टली जो इम्प्योरिटीज होते हैं दे यूज टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ही इम्प्योरिटी आ जाता है तो उसका मतलब हम सॉल्ट ऐड करते तो सॉल्ट का पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ज़्यादा था, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है टू बॉयल। ओके, तो इट इज ए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू आल्सो रिमेंबर। By adding impurity, the boiling point that increase। और हाँ, impurity ऐसा नहीं कि हमेशा जो क्या होगा ना इंक्रीज होगा, जैसे मैं अभी बताया ये वेरी होता है इम्प्योरिटी टू इम्प्योरिटी। अगर मान लो यहाँ पर आप कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर दिए वाटर में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये ऐसा नहीं कि हमेशा इंक्रीज होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इंक्रीज होता है, एंड दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी दैट यू हैव एडेड टू वाटर। ओके, नाउ अभी तक हम बात कर रहे थे लिक्विड टू गैस, और एक फेज बचा हुआ है दैट इज गैस टू लिक्विड। ओके, अच्छा, इसके लिए मैं आपको ये दो इमेज दिखाना चाहूँगा। ये वाला आप इस टाइप का आप डेली लाइफ में देखे होंगे। ओके, अगर आप कुछ जैसे गर्म टी उसको आप एक कंटेनर में रख लिए हैं, जैसे वो ठंडा होता है उसका अपर पार्ट में हम देखेंगे ऐसा वाटर ड्रॉपलेट सब मिलेगा आपको।
है ना, इस टाइप का। और अगर मान लिया आप कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल या फिर वाटर बॉटल फ्रिज से निकाल के आप टेबल में रख दिए और या फिर ग्लास में आइस है, तो उसका चारों तरफ आउटसाइड में ऐसे वाटर ड्रॉपलेट सब आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, द क्वेश्चन इज दैट ये जो वाटर ड्रॉपलेट था वो कहाँ से आया? ये वाटर ड्रॉपलेट, ये जो फेनोमेनन है, इसको हम कहते हैं क्या? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में होता क्या है? कंडेंसेशन में देखो यहाँ पर जब वेपर, जब ये गर्म था टी, तो यहाँ से वेपर निकल रहा होगा। जैसे ये ठंडा हो गया, ये जो वेपर है ये कंडेंस हो जाता है। ये क्या होता है ना, गैस से आपका वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और ये जो लिक्विड आप यहाँ पर कूलर पार्ट में आप देख सकते हैं, है ना। सेम चीज होता है यहाँ पर। ओके, तो ये जो कंसेप्ट का क्वेश्चन भी आता है, समटाइम्स वी सी द वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस वाटर। हमको क्यों दिखाई देता है वाटर ड्रॉपलेट? वो इसलिए होता है बिकॉज द वाटर वेपर प्रेजेंट द एयर। यहाँ ये बहुत ही ठंडा चीज है, ठीक है। इसके चारों तरफ यहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट होगा ये सब गैसियस फॉर्म में, मतलब वेपर फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये जब इसके कांटेक्ट में आते हैं ये सब, तो ये दे यूज टू लूज देयर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर अपना एनर्जी लूज कर देते हैं एंड दे यूज टू गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ये होगा, इट इज द चेंजिंग ऑफ गैस और वेपर टू लिक्विड बाय कूलिंग, दैट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। जैसे ही गैस और वेपर को हम ठंडा करेंगे देन इट विल कन्वर्टेड टू लिक्विड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। तो ये वाला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसको आप नोट कीजिए, ओके, कि कभी कभी क्यों आपको दिखाई देता है वाटर ड्रॉपलेट एट द आउटसाइड द कंटेनर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। ओके, नाउ होल द थिंग जो अभी तक हम डिस्कस कर लिए, उसको अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो देखो इतना तक ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया था, सॉलिड से लेकर लिक्विड तक, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ डाउट्स होगा। अब आगे बढ़ते हैं। लिक्विड को, जैसे डी पॉइंट में लिक्विड बन गया था, लिक्विड को हम फर्दर जब हीट करेंगे, मतलब ज़्यादा जब टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा ना, ये धीरे धीरे आपका फिर से टेम्परेचर राइज होगा। मान लो हम ये आइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आइस जो था वो मेल्ट हुआ कितना में ना, 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो गया, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑल्सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो ये बी पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक क्या हुआ ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद जैसे हम टेम्परेचर दिए, ये टेम्परेचर राइज हुआ कब तक ना, 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अच्छा, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, फिर से टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं हुआ। नाउ इट इज अगेन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ओके, देखो जब कभी टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा होगा देन इट विल रिमेन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर टाइम एक्सिस का पैरेलल हुआ है देन समझ लेना देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब ऐसा लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा जब आपका हीट कर्व में, मतलब टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ में, तो आप समझ लेना उस फेज में जरूर कोई ना कोई स्टेट चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखो बी टू डी पॉइंट के बीच में आपका स्टेट चेंज हो रहा था, सॉलिड से लिक्विड हो रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं इसको समझने के लिए। देखो ई एफ जी ऐसा मैं पॉइंट ले लिया। अब डी से लेके ई के बीच में क्या होगा ना, जैसे ही ये पॉइंट में लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद फिर से लिक्विड का टेम्परेचर राइज होगा, मतलब वाटर का टेम्परेचर राइज होगा। और कब तक होगा ना, 100 तक। दैट्स व्हाई इन बिटवीन द डी एंड ई द स्टेट ऑफ द मैटर इज लिक्विड। और जैसे एक बार ई पॉइंट में पहुंच गया, हियर द ब्लू लाइन, एनी पॉइंट इन द ब्लू लाइन यू टेक, दैट विल गिव यू द स्टेट ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैस। यहाँ पर आपको दोनों मैटर का दोनों स्टेट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ से आगे आप जाएंगे टेम्परेचर राइज नहीं होगा, दैट विल रिमेन 100 डिग्री सेल्सियस, बट स्टेट जो था वो चेंज होने लगेगा। यहाँ पर आपका ई पॉइंट में था लिक्विड, एफ में हो गया बोथ लिक्विड एंड गैस, और जी पॉइंट में हो गया आपका गैस। ओके, और इससे आगे अगर जैसे हम टेम्परेचर देंगे फिर से गैस का टेम्परेचर राइज होगा, नो डाउट, उसके बाद राइज होगा। बट इतना तक, जब तक सारा का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक ये जो टेम्परेचर है वो फर्दर राइज नहीं होता। ओके।